तो जो मुद्दे हैं पहले उन पर बात कर लेते हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश का जो पार्टीशन है उसको लेकर हमेशा डिबेट चलता रहता है। क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए? तो पहले तो दो तीन चीज़ें इसके बारे में जान लें कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले 1955 में खुद ही ये एक विचार जो है प्रोपोगेट किया हुआ था। और उनका कहना था कि जहाँ पर भी 2 करोड़ से अधिक की आबादी हो, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पर सेपरेट स्टेट होना चाहिए। उसके पीछे उनके आर्गूमेंट अपने थे। तो उन्होंने कहा था कि यूपी में 3 जो है क्षेत्रों में यूपी का विभाजन होना चाहिए। एक पश्चिमी उन्होंने बताया जिसका कैपिटल जो है मेरठ हो, राजधानी। और दूसरा उन्होंने बताया था कि पूर्वी हो, प्रयागराज को कैपिटल बनाने की बात की थी। और केंद्रीय जो है कानपुर को कैपिटल बनाने की बात की थी। तो 3 क्षेत्रों में विभाजन की बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने ही रिकमेंड किया था। तो सवाल यह है कि यूपी में जो है राज्यों के विभाजन के लिए क्यों ये बातें बोली जा रही हैं। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो सबसे पहला जो रीज़न है कि यूपी जो है प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से एक राज्य नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का तर्क है। कि प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर, और जहाँ 1 लाख से अधिक गाँव की संख्या है, तो ऐसे में जो है प्रशासन कर पाना इतने बड़े राज्य का यह व्यवहारिक रूप में चुनौतीपूर्ण है। छोटे राज्यों का प्रशासन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है, त्वरित निर्णय हो पाते हैं, तो ये ज़्यादा वहाँ पर जो है इफेक्टिव होता है। तो इसलिए एक तो ये तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि यूपी में रीजनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जो है बेहद पिछड़े राज्य वहाँ पर हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर ये अलग राज्य होते, स्टेटहुड का कंसेप्ट यहाँ पे रहता, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनका विकास हो पाता। और इसका कारण ये बताया जाता है कि राज्य की नीतियों में इनको उपेक्षित किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और पश्चिमी यूपी के जो राजनेता हैं उन लोगों का मानना है कि पश्चिमी यूपी जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और उनके रेवेन्यू का खर्चा जो है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास में हो जाता है, इसलिए उनका विकास जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो हरित प्रदेश की मांग करते हैं। जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड का कहना है कि भाई हमारा उपेक्षित व्यवहार होता है, तो अगर हम जो है अलग राज्य होते तो हमारा उपेक्षा नहीं होता, तो इसलिए हमको राज्य की मांग चाहिए यहाँ पर। फिर इसके पीछे सांस्कृतिक रीजन भी है, क्योंकि यूपी जो है कल्चरली एक यूनिट नहीं है। यहाँ अलग अलग तरीके के कल्चरल यूनिट रहते हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर कल्चरल यूनिट हैं। तो इस आधार पर भी मांग की जाती है कि सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग राज्य यहाँ पर होने चाहिए। फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि छोटे जो राज्य होते हैं, स्मॉल स्टेट होते हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होते हैं, क्योंकि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके उनसे पब्लिक का कांटेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव हो पाता है, जनता का संपर्क ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए ये मांग की जाती है कि छोटे राज्य ज़्यादा प्रतिनिधिपूर्ण होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, तो उनको अलग राज्य यहाँ पर बनाया जाए। फिर कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि हरियाणा, गोवा, इस तरीके के स्टेट जो हैं डेवलपमेंट के इंडिकेटर में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो छोटे स्टेट हैं। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़्यादा बेहतर है, इसलिए छोटे राज्य बनाने चाहिए। तो इन आधारों पर जो है राज्य की, छोटे राज्यों की मांग की जाती है, और यूपी के पार्टीशन की मांग की जाती है। और बसपा ने इस मुद्दे को पहली बार बड़े जोर शोर से उठाया था। लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यूपी की, वो इस बात से सहमत नहीं है, मेन स्ट्रीम पार्टी। तो उनका कई अलग अलग तरीके का आर्गूमेंट है। उनका मानना है कि भाई छोटे राज्य जो हैं वो विकास की कोई गारंटी ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी के जो बैकवर्ड रीजन हैं उनमें विकास की संभावनाएं हैं। और अगर हम उन पर ही फोकस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। तो कोई ये तर्क नहीं बनता है कि वो पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि वो जो है यहाँ पर अलग स्टेटहुड उनके पास नहीं है। वो पिछड़े हैं अलग प्रशासनिक नीतियों के कारण पिछड़े हैं, आर्थिक नीतियों के कारण पिछड़े हैं। अगर उनका इंटीग्रेशन किया जाए तो वो भी एक विकसित क्षेत्र वहाँ पर बन सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बड़े स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इस तरीके के जो स्टेट हैं वो भी तो डेवलपमेंट के मॉडल हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि छोटे राज्य होंगे तभी विकास होगा। अगर ऐसा लॉजिक रहता तो झारखंड जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, छोटे राज्यों में डिफेक्शन के केसेस ज़्यादा आते हैं, और वहाँ नीतिगत निरंतरता नहीं हो पाती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है,
तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत विकसित राज्य के उदाहरण वहाँ पर हों। तो न छोटे राज्य जो है विकास की गारंटी है और न बड़े राज्य जो है पिछड़ेपन की गारंटी है। तो ये कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता है। और जो यूपी के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत वहाँ पर है। फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि जो यहाँ पर छोटे राज्य हैं, मतलब कि जो यूपी के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वो जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए रीजनल डेवलपमेंट का अप्रोच होना चाहिए, जो अभी यूपी की गवर्नमेंट कर भी रही है। वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पूर्वांचल विकास बोर्ड उन्होंने बनाया 2017 में, और बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया। इनके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रीजन में किया है, इनकी कनेक्टिविटी जो है बेहतर तरीके से की है। तो अब जो है ये लोग बहुत तेज़ी के साथ जो है विकास यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में आने वाले समय में विकास की संभावनाएं बहुत तेज़ी के साथ मजबूत हो रही हैं। तो इसलिए और किसी भी तरीके के तर्क की ज़रूरत नहीं है। जो यूपी है वो अपने आप में यहाँ पर जो है विकास की गारंटी बन सकता है। एक और तर्क यहाँ पर दिया जाता है कि जिन पिछड़े क्षेत्रों को हम अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है वाइबल हैं, व्यवहारिक हैं। क्योंकि कई बार जो है अगर आप किसी को राज्य बना देते हैं तो ये ज़रूरी है कि वह प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से भी जो है वहाँ पर वाइबल हों, वो सर्वाइव कर सके। जैसे बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, अभी फ़िलहाल जो है उनका विकास इसलिए हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश ओवरऑल जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है उनका एक हिस्सा इनके पास चला जाता है। कल को बुंदेलखंड और पूर्वांचल को हमने एक अलग राज्य बना ही दिया तो क्या गारंटी है कि इनका विकास हो पाएगा, क्योंकि अभी इनके पास आर्थिक संभावना, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उतने ज़्यादा नहीं थे। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड हैं, यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो अगर हम छोटे राज्य बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अलग जो है लेजिस्लेचर बनाना पड़ेगा, अलग यहाँ पर जो है सेक्रेटरीट बनाना पड़ेगा, अधिकारियों की नियुक्ति, मानव संसाधन की ज़रूरत, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ेंगी कि जिनको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अलग राज्य होने ही चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारा जो अपना स्टैंड वहाँ पर होना चाहिए कि क्या यूपी में अलग स्टेटहुड की डिमांड होनी चाहिए या इस तरीके से। तो हम कहेंगे कि एक तो ये है कि सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ज़रूरत है, दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की, क्योंकि यूपी ही की मुद्दा नहीं है ये अलग राज्य की मांग। पूरे भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है, चाहे वो यहाँ पर सौराष्ट्र हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे जो है यहाँ पर बोडोलैंड की मांग हो, गोरखालैंड की मांग हो, तो बहुत से इस तरीके की मांग है। तो एक एक्सपर्ट कमेटी ही अगर इस पर डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा राज्य है, बड़े राज्य और छोटे राज्य की लड़ाई में हमें नहीं उलझना चाहिए। हमें जो है जो भी एक स्टेट है उसके जितने भी रीजन हैं उनके डेवलपमेंट के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रीजनल अप्रोच वहाँ पर रखना चाहिए और ये अंतिम विकल्प होना चाहिए कि हम अलग राज्यों का गठन वहाँ पर कर रहे हैं। तो फिलहाल आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए कि यूपी को अलग पार्टीशन जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग राज्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर बुंदेलखंड और पूर्वांचल का सही तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ओवरऑल यूपी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी के रूप में मजबूत भी होगी और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। ये आपका स्टैंड बहुत क्लियर वहाँ पर मैसेज जाना चाहिए। तो पहला तो ये मुद्दा यहाँ पर ये है। दूसरा मुद्दा कुछ लोगों ने जो है इलीगल माइनिंग पे उठाया था कि इलीगल माइनिंग जो है यूपी में बहुत ज़्यादा, खासकर जो सैंड माइनिंग है, बालू का जो खनन होता है वो वहाँ पर देखा जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलीगल माइनिंग है वो कई दृष्टि से हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता है वह वहाँ पर प्रभावित होता है। दूसरा हम देखें कि इसकी वजह से कई बार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जो बालू या गाद जो साल्ट हैं जो वहाँ पर जो नदियों के हैं, डिपॉजिट हैं, उनकी माइनिंग जब होती है तो जो उसका प्रवाह होता है वो उससे प्रभावित होता है। और जो वहाँ पर जो जलीय जो जीव जंतु होते हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित होता है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल जो है कंसर्न भी यहाँ पर है। और तीसरा, कई बार लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये इलीगल माफिया जो हैं, इलीगल माइनिंग जो करते हैं, ये माफिया जो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो इन लिहाज से जो है यहाँ पर जो है इलीगल माइनिंग जो है वो हमारे लिए सही नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इकोनॉमिक लॉस भी है, इन्वायरमेंटल लॉस भी है और लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगना यहाँ पर चाहिए।
तो अभी फ़िलहाल क्या है, इससे रिलेटेड जो है 2016 में यूपी का गाइडलाइंस भी इशू हुआ था, एक्ट भी यहाँ पर बना हुआ है। एनजीटी ने समय समय पर जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पर इशू किया है कि इलीगल जो है सैंड माइनिंग को रोका जाए। तो इसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? तो कई बार इसका रीज़न होता है पॉलिटिकल नेक्सस, क्योंकि जो सैंड माइनिंग वगैरह होते हैं इनका कई बार जो है ई ऑक्शन नहीं हो पाता है, मतलब उनका जो सही तरीके से ऑक्शन बीडिंग होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो है वह जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है अपने करीबी लोगों को वहाँ पर दे दिया जाता है। तो इनका ये यहाँ पर देखा जाता है और इसमें मैक्सिमम जो है बेनामी जो है तरीके से नीलामी होती है। और यहाँ पर जो है जो बड़े पॉलिटिशियन या माफिया होते हैं उन लोगों का इन्वॉल्वनेस यहाँ पर रहता है। तो आसानी से अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो इस तरीके की चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इलीगल माइनिंग जो है बड़े लेवल पे हो रहा है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस जो है उसकी वजह से यहाँ पर है। एनजीटी ने अलग अलग समय पर इस पर बड़े नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू किए हैं कि उन्होंने कहा कि भाई स्पॉट जितने भी इलीगल माइनिंग के हैं, मतलब हमारा क्या सजेशन होना चाहिए। तो इलीगल माइनिंग जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई स्पॉट पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ पर हैं, फिर उनका सर्विलांस वहाँ पर कीजिए, ड्रोन वगैरह से उनकी मैपिंग वगैरह की जा सकती है। जहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ फेंसिंग की जा सकती है, बाड़ेबंदी की जा सकती है जिससे वहाँ पर लोग ना पहुँचे। और रैंडम जो है वहाँ पर रेड करना, वहाँ पर छापेमारी करना, ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी यहाँ पर बननी चाहिए कि जिससे जो है इलीगल माइनिंग यहाँ पर न हो पाए और पॉलिटिकल नेक्सस को तोड़ा जाए। जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ज़्यादा वहाँ पर होगा। और ऐसे जो लोग जो इलीगल माइनिंग में जो है इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पर जो है प्रेजेंट करते हैं तो एक डेमोस्ट्रेटिव इफेक्ट होता है, बाकी लोग जो हैं यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से इलीगल माइनिंग को जो है वो रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है लॉस जो है वह गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये हमारा वहाँ पर होगा। सरकार ने कोशिश भी किया हुआ है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही है। उसका बहुत बड़ा वजह है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल नेक्सस यहाँ पर रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। थर्ड जो है इशू यहाँ पर जो हमारे लिए आ सकता है वो ये है कि स्टेट कैपिटल रीजन का एक कंसेप्ट चल रहा है कि क्या यूपी में स्टेट कैपिटल रीजन जो है उसको जो बनाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, कि कहाँ तक गलत है। उत्कर्ष ने हाथ उठाया है, हाँ उत्कर्ष बोलिए आप। सर, अगर इंटरव्यू बोर्ड में ये उन्होंने एम्फेसिस किया कि पॉलिटिकल नेक्सस कैसे तोड़ना है, तो क्या हमारा जवाब डिप्लोमेटिक होना चाहिए या सीधा टैकल करना चाहिए पॉलिटिकल ऐसे? हाँ हाँ, सीधा टैकल करना है हमको। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए। मतलब अभी क्या होता था पहले जो है 2017 के पहले यहाँ पर ये देखा जाता था कि एनजीटी ने भी इस तरीके का जो है निर्णय दिया हुआ था कि ट्रांसपेरेंट जो है बीडिंग होना चाहिए। जो ऑक्शन हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होने चाहिए। तो कई बार ये देखा जाता था कि वहाँ पर जो है जो मिनिस्ट्री होती थी वो अपने तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी दे देती थी। तो ये इस वजह से जो है वहाँ पर ये देखा जाता था इरेगुलरिटी वहाँ पर बनी रहती थी। तो एक ट्रांसपेरेंट अगर मैनर हमने कर दिया कि वहाँ ई जो है ऑक्शन हमने कर दिया और वहाँ पर जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली हमने जो है पब्लिक डोमेन में हमने अगर वहाँ पर रख दी, तो फिर इस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा तो ठीक है, डिप्लोमेटिक थैंक यू क्यों हम सर। रखेंगे। ठीक है। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं स्टेट कैपिटल रीजन का कंसेप्ट क्या है। थोड़ा इसको भी समझिएगा कि हमारे यहाँ पर जो है जो स्टेट कैपिटल रीजन जैसे दिल्ली एनसीआर है उसी तरीके से एक प्रपोज किया गया है कि लखनऊ के जो सेटेलाइट सिटीज़ हैं उनके विकास के लिए हमको स्टेट कैपिटल रीजन पे बात करनी चाहिए। और इसके लिए जो है लखनऊ और कानपुर के बीच में कनेक्टिविटी पे बड़ा फोकस किया गया है। इसका वजह ये है कि अगर हम लखनऊ और कानपुर की बात करें तो लगभग 50-50 लाख जो है पॉपुलेशन यहाँ पर है। और अगर अभी ये 2011 के हम आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर हम 2023 के हिसाब से बात करें तो 1.5 करोड़ से अधिक की आबादी दोनों जगहों पर हो चुकी है। तो ये ओवरबर्डन है।
यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो अर्बन जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो ओवरबर्डन हो चुकी हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा वजह है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और हर जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो अगर हम स्टेट जो है कैपिटल रीजन को हम प्रमोट करते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों का विकास, जो सेटेलाइट सिटीज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, और जो ओवरबर्डन यहाँ पर लखनऊ है तो उसका भी जो है एक प्रिवेंशन हो पाएगा, उसका भी सलूशन एक निकल पाएगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे बिल्कुल हमको हमारा जो स्टैंड होगा वो यही होगा कि स्टेट कैपिटल रीजन जो है उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि स्टेट कैपिटल रीजन जो है उसका जो आइडिया है वो प्रपोज तो कर दिया गया है, अभी इस दिशा में किसी तरीके का कोई स्टेप जो है गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो अब इसके बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और यह सोचना जब हमें है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कनेक्टिविटी रीजन इश्यूज़ हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित हो पाया क्योंकि दिल्ली में जब मेट्रो आया, 90 से ही एनसीआर का जो है कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन मेट्रो ने जो है इस चीज़ को ज़्यादा इजी बना दिया यहाँ पर। अभी लखनऊ में मेट्रो का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन आसपास के रीजन से जो कनेक्टिविटी, इफेक्टिव कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो अभी भी वहाँ पर नहीं है। तो अगर एक बार कनेक्टिविटी वहाँ पर बेहतर तरीके से हो जाए और दोनों की इकॉनमी इंटीग्रेट कर दी जाए, मार्केट दोनों के मतलब जो आसपास के रीजन है और लखनऊ के अगर उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल जो है यूपी के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक बेहतर विकल्प यहाँ पर हो सकता है। तो इस कंसेप्ट के फेवर में ही हमको अपना स्टैंड वहाँ पर रखना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपना ध्यान रखना है। तो ये तो स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में हो गया। थर्ड जो है इशू, फोर्थ इशू जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम है। यूपी में कई जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम स्टार्ट किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस कमीशन जो की रिपोर्ट 1983 में आई थी, तो उसमें पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया गया था कि कमिश्नरी प्रणाली जो है वो होनी चाहिए। जहाँ पर भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है जिन शहरों में, वहाँ पर हमको पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को शुरू करना चाहिए। तो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था शुरू करने के पीछे लॉजिक क्या था? असल में क्या होता है कि अभी जो नॉर्मल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर ये देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के बहुत से इश्यूज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दिए गए हैं, यानी डीएम एसडीएम के पास वो शक्तियाँ वहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि अगर हम सेक्शन 144 की बात करें कि अनलॉफुल जो असेंबली होती है अगर उस पर रोक लगानी है, या फिर हम यहाँ पर देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, फायरिंग वगैरह करनी है, लाइसेंस वगैरह देना है, तो ये सब पावर जो है अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दिए हुए थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दिए हुए थे। तो ऐसे में पुलिस को कई बार जो है वो सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता था, डीएम एसडीएम से परमिशन लेना पड़ता था। तो इस जो ये ड्वेल सिस्टम था, इससे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि क्विक रिएक्शन नहीं हो पाता था, पुलिस सिस्टम इनफेक्टिव हो जाती थी, उसे जो है निर्णय लेने में डिले होना पड़ता था। तो पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इससे आता था, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक था, कि वहाँ पर दोहरी व्यवस्था होने के कारण निर्णय जो है वो बहुत देर से होते थे। तो जो सलूशन निकलना चाहिए था वो सलूशन यहाँ पे नहीं निकल पाता था। तो ये चीज़ देखा जाता था। लेकिन अब जो है कमिश्नरी व्यवस्था जब से यूपी में आई है, यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में सारी शक्तियाँ आ गई हैं। वो अनलॉफुल असेंबली को रोक सकते हैं, वो आर्म लाइसेंस से लेकर तमाम तरीके के लाइसेंस की व्यवस्था अब पुलिस के हाथ में आ चुकी है। वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उस पर सीधे पुलिस कमिश्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक तो यहाँ से दोहरी व्यवस्था खत्म हुई, दूसरा इंटीग्रेशन, पुलिस के जो है फोर्सेस के बीच में इंटीग्रेशन ज़्यादा मजबूत हुआ, सिनर्जी ज़्यादा मजबूत हुआ। तो क्विक रिस्पांस जो पुलिस का है वो अब यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हुआ। और तीसरा जो है पीपल सेंट्रिक जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, कि अब सीधे जनता जो है अगर एक बार वहाँ पर पुलिस से कांटेक्ट करती है तो पुलिस सीधे रिस्पांस कर पाता है। तो ये ज़्यादा जो है जनता उन्मुख जो है प्रशासन का एक तरीका है, पीपल्स ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मानी जा रही है, जो पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था है। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था केवल लागू करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ओवरऑल जो पुलिस सिस्टम है उसमें पुलिस रिफॉर्म जो बड़े लेवल पर होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म का मतलब है कि पुलिस का राजनीतिकरण न हो,
पुलिस जो है जनता के प्रति संवेदनशील हो, खाकी डर का वजह न बने, विश्वास का वजह बने, इसको जो है वहाँ पर, क्योंकि पुलिस अगर ज़्यादा पावरफुल होती है तो कई बार मिसयूज ऑफ पावर बुक भी वहाँ पर होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर रोका जा सके कि ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पर ना हो, पुलिस जो है सेंसिटिव तरीके से वहाँ पर काम कर सके, और पुलिस की कैपेसिटी जो है बिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल तरीके से ना हो। तो कमिश्नरी व्यवस्था स्वागत योग्य है निश्चित रूप से, क्योंकि ये पुलिस कमीशन का भी रिकमेंडेशन था, तो यहाँ पे तो हम फेवर में ही बोलेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से जो है यह व्यवस्था केवल और केवल पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकते हैं, हमें और चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमें अपना स्टैंड वहाँ पर लेना है। अब अगर इन सब में कोई अगर क्वेश्चन कहीं भी डाउट आए तो थोड़ा सा आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग मूव उसी तरीके से करते रहेंगे। तो आगे का जो मुद्दा है वो ज्ञानवापी मस्जिद का है, अयोध्या का मुद्दा है, अलग अलग जो हमारे यहाँ पर है, तो वहाँ पर पहले हाँ उत्कर्ष कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर, ये आपने जो अभी कमिश्नरेट सिस्टम में बताया हुआ है, हाँ हाँ क्या इसमें हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं नेगेटिव जो कमिश्नरेट सिस्टम का है, कि हाँ जो नॉर्मल एक पॉपुलेशन है, जनता है, वो हाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अप्रोचेबल पाती है इन हाँ, कंपैरिजन टू। बिल्कुल सही बात, इसीलिए हमने कहा ना कि खा पहले तो ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अपने आप में सिंगल सोल्यूशन नहीं है, जब तक कि खाकी को हम ट्रस्ट का जो है इशू नहीं बना देते हैं। अगर खाकी डर का माहौल बना रहेगा तब तो फिर वहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कोई इफेक्टिव नहीं है, और ये बहुत क्लियर हमें बोलना होगा। तो हमें विश्वास, तो पुलिस को ट्रेनिंग देनी होगी संवेदनशीलता की, सेंसिटिव सेंसिटिव उन्हें बनाना होगा वहाँ पर। बिल्कुल ये बात सही है। तो सर मुझसे एक जगह पूछा गया था कि आप इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए कि क्या सुधार आया है, तो हाँ, फिर मैं तो तो इसके सर क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल ये है कि भाई अगर कहीं पर भी जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे यूपी में जो है हमने 2013 के बाद देखा है कि कम्युनल जो है वायलेंस कई जगहों पर आते हैं, तो वहाँ पर मॉब कलेक्ट हो जा रही है, इकट्ठी हो जा रही है कि कोई मीट पीस ऑफ मीट वहाँ पर मिला, मतलब पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई और वहाँ पर जो है कम्युनल टेंशन वहाँ पर बढ़ जा रहा है। अब पुलिस जो है अगर इस सिचुएशन में वो प्रशासन से पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तब तो इतनी देर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक अनरेस्ट जो है वो एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाता है। पुलिस के पास जो है अगर डिस्क्रिशन रहेगा तो वह ऑन द स्पॉट डिसीजन ले पाएगी और इस तरीके के प्रॉब्लम, इस तरीके के इशूज़ को टैकल कर पाएगी। अदरवाइज तो पुलिस जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल, मतलब अगर थोड़ा भी, क्योंकि आपको ये फोकस करना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो टाइम डिले की जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टाइम डिले हुआ तो फिर वहाँ पर जो है चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, ये सेंसिटिव इशूज़ होते हैं। और यूपी हाल के वर्षों में बड़ा सेंसिटिव, विमेन क्राइम यहाँ पर बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस को तो अथॉराइज करना ही होगा, ये हम इस तरीके से बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो अब हम जो रिलीजियस इशू पे बात कर रहे थे कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि भाई आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, कि क्या आपको लगता है कि ये सही है कि धार्मिक स्थलों पर जो है आपके मुख्यमंत्री का जाना वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। और राम मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वनेस है, क्या इन सब चीज़ों को आप सही माने? तो पहले दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हों कि अगर राम मंदिर की बात करें, अयोध्या में राम टेम्पल की, तो ये जो है गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। जनमानस में ये बात फैली हुई है कि ये सरकार बना रही है, क्योंकि सरकार का अपना जो है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी था राम मंदिर बनाने का, लेकिन ये सरकार से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये जो है यहाँ पर एक ट्रस्ट बना हुआ है, न्यायालय के निर्णय के बाद उनके द्वारा वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जा रही। दूसरा कि धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर सरकार जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर बड़ा क्लियर हमें बताना होगा कि धर्म और संस्कृति दो अलग चीज़ें होती हैं। और राम जो है भगवान राम जो है वो केवल एक रिलीजियस सिंबल नहीं है इंडिया के लिए, कल्चरल सिंबल है। और यहाँ पे तो एक लंबा इतिहास रहा है कि जहाँ पर बहुत से मुस्लिम जो हैं वो राम का किरदार निभाते रहे हैं, रामलीला वगैरह इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे जो है ये कोई सांप्रदायिक विषय नहीं रहे, क्योंकि धार्मिक चेतना इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि इसकी वजह से ये सब विषय जो हैं वो सांप्रदायिक हो चुके हैं। अदरवाइज़ ये संस्कृति का मुद्दा रहा है, और संस्कृति जो है वह आपका कई तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि
पर्यटन जब आपका सांस्कृतिक धार्मिक जो है केंद्र डेवलप होता है तो वह पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो यह अयोध्या के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है तो उससे जो है जुड़े हुए टूरिज़्म इंडस्ट्री वहाँ पर, छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर वो स्थापित हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको इस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर सरकार इन्वॉल्व है। सरकार अगर वहाँ पर रोड बना रही है, सरकार वहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी में भी आता है। सरकार तो वहाँ पर जो है लोगों के लिए ही वहाँ पर काम करती है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके, कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। तो सरकार अगर वो काम कर रही है तो इसलिए नहीं कर रही है कि उसका रिलीजियस इंक्लाइनेशन इस तरफ है। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी सरकार होती तो शायद यही काम करती। अगर न्यायालय का निर्णय ये आता तो सरकार वहाँ पर जो है अयोध्या को उसकी ब्रांडिंग करना, कि आपका अगर रिलीजन आपका ताकत है, आपका कल्चर आपकी ताकत है, उसकी ब्रांडिंग करना। और जिस तरीके से रामायण सर्किट का विकास हो रहा है उसी तरीके से सूफी सर्किट का भी विकास होना चाहिए। उस पर भी सरकार को, और ये प्रपोज्ड भी है, सरकार उस पर भी काम वहाँ पर करेगी। तो इसलिए इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि धार्मिक स्थलों पर क्या भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आने जाने को कभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है? तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता से अलग है, जहाँ पर राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। टोटल आइसोलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन जो है वह यूरोपियन देशों में, पश्चिमी देशों में किया जाता है। इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर जो है वह सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार रहा है और स्टेट जो है रिलीजन को लेकर टॉलरेंट हमेशा से रही है। तो अलग अलग धर्मों के जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उनको सेलिब्रेट जो है स्टेट भी करता रहा है और स्टेट भी उनको बढ़ावा देता रहा है। तो हमें इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि कोई सरकार जो है वो सांप्रदायिक है या किसी धर्म विशेष को ही वहाँ पर बढ़ावा दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद की हम बात करें तो जैसे अयोध्या मस्जिद है, अयोध्या मस्जिद का जो सलूशन आया है वो न्यायपालिका की तरफ से आया है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी अगर मुद्दा है तो यह सब जुडिस है, न्यायालय के पास है और हमें न्यायालय के निर्णय का ही इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ पर न्यायालय किस तरीके का निर्णय वहाँ पर देता है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या मानना है कि वहाँ शिव मंदिर है या नहीं है, क्योंकि आपकी आस्था, आपके धर्म को देखकर इस तरीके के क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्लियर हो कि अगर जो है वहाँ पर जो चीज़ें कि आस्था जो है, हमारा जो धर्म है हमको ये सीख नहीं देता है कि हम धार्मिक स्थल होगा तो ही हम अपनी धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ईश्वर तो कण कण में बसते हैं। अगर आपसे पूछा उन्होंने कि आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, आपने अगर मान लीजिए कहा कि मैं आस्तिक हूँ, मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, तो सीधी सी बात है कि ईश्वर जब कण कण में विश्वास करते हैं तो मेरे अंदर भी विश्वास करते हैं। उसके लिए धार्मिक स्थल की कोई ज़रूरत केवल नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर धार्मिक स्थल होता है तो इससे एक पहचान मिलती है और इससे जो है हमारा जो गौरव है वह स्थापित वहाँ पर होता है। लेकिन ये जो है जबरन नहीं होना चाहिए। इतिहास को अपने द्वारा बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। हर गलती को अगर हम बेहतर करने में लग गए तो फिर तो यहाँ पर जो है वर्तमान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, सही बात तो ये है कि न्यायपालिका अगर इन निर्णयों को ले तो ऐसे जो विषय होते हैं इनका सभी समुदाय के द्वारा सम्मान किया जाता है और सही तरीके का निष्कर्ष निकल पाता है। तो हम तो पूरी तरीके से अपनी सारी चीज़ें न्यायपालिका में वहाँ पर छोड़ देंगे कि न्यायपालिका ही इस पर जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय हम वहाँ पर मानेंगे। फिर भी अगर वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखें। वो बार बार पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर वहाँ पर स्टैंड रखिए कि सर ये न्यायपालिका का विषय है, क्योंकि इसमें बहुत से साक्ष्य और चीज़ों को देखना होता है। चूँकि न्यायपालिका ने खुद ही जो है अभी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिले, जो एविडेंस मिले, उनको रिलीज़ करने से मना कर दिया है। तो अभी हम लोगों को खुद भी नहीं मालूम है कि वहाँ पर क्या साक्ष्य मिले या नहीं मिले। ये तो न्यायपालिका वैधानिक रूप में उसकी स्थिति तय करेगी। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के संदर्भ में जो सर्वे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है, न्यायालय ने उसके सर्वे के रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक नहीं किया है, जबकि ये मांग की जा रही थी कि उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सार्वजनिक करना चाहिए था? तो आप कहिए कि वहाँ पर सर न्यायपालिका ने ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है कि अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है और अगर ये इस तरीके के रिपोर्ट वहाँ पर आती हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है
वह अलग अलग हो सकता है। यह मामला और ज़्यादा धार्मिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के सामने बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। न्यायपालिका केवल जो है वहाँ पर जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही निर्णय नहीं लेती है, बल्कि दोनों पक्ष के जो हैं तर्क हैं, उनके जो धार्मिक जो वहाँ पर उद्धरण हैं, जो रिलीजियस कोट हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर निर्णय लेती है। तो इसलिए ये सही तरीका तो यही है कि वहाँ पर कोर्ट में ही ये सारे मामले तय किए जाए। तो इस तरीके से ही हमको अपने आंसर को वहाँ पर देना है। तो हमें अननेसेसरी यहाँ पर उलझना नहीं है। हाँ, कोई हाँ तो हाँ विपिन। सर पूछा जा सकता है कि आपका कहना है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजन का पक्ष नहीं ले रही है, लेकिन फिर हाँ अदर रिलीजन्स के लिए क्या कर रही है? हाँ, तो वहाँ पर बताएंगे कि जैसे अयोध्या में ही अगर हम देखें तो वहाँ पर मस्जिद निर्माण हो रहा है। सरकार वहाँ पर किसी तरीके का कोई जो है न सरकार का अयोध्या में राम मंदिर में किसी तरीके की भूमिका है और न मस्जिद में वहाँ पर कोई इस तरीके की भूमिका है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जो राम मंदिर को प्रोवाइड किया जाएगा उसी तरीके की सुविधा वहाँ पर मस्जिद निर्माण में भी किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूपी में जितनी भी या कोई भी सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं वो किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं चल रही हैं। सभी धार्मिक समूहों को जो है वहाँ पर उसमें मतलब कि उनको जोड़ा जाता है, सभी के लिए वो योजनाएं वहाँ पर हो रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ और एकदम क्लियर रखना, पहले तो हम ये बताएंगे कि सरकार जो है जो भी स्कीम लेके जो भी पॉलिसी लेकर चल रही है, चाहे वो आवास योजना हो, खाद्यान्न योजना हो, वहाँ पर रिलीजन के नाम पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सरकार के द्वारा वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। एक तो बिल्कुल हमें तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनना नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमें तो मुद्दा है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अलग चीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसी में जो है बायस्ड हो रही है? अगर हो रही है तब तो हमारे लिए कंसर्न का विषय है। पार्टी बायस हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना अप्रोच रहेगा। हमें बहुत क्लियर करना है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को लेकर न्यूट्रल है। दूसरी चीज़ हमें ये भी क्लियर यहाँ पर करना होगा कि सर जो है हमारे यहाँ पर एक इस तरीके की जुडिशियल सिस्टम है कि अगर जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट संविधान के तहत दिए गए हैं कि धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, और अगर राज्य इस तरीके का कोई भेदभाव करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका में हम जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष चरित्र है वह पहले भी सुरक्षित था, अभी भी सुरक्षित है। सरकारों के आने या जाने से, सरकारों के विचारधारा या नज़रिए से इसके ऊपर न पहले कभी प्रभाव पड़ा था और न अब प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा आप एकदम क्लियर करिए कि सर मेरा मानना है, देखिए जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी और वो चीज़ें आप लोग भी कोट कर सकते हैं। विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर जी हैं उनसे किसी ने पूछा अमेरिका में कि भाई ये बताइए कि आपके देश में तो मुस्लिम जो हैं वो असुरक्षित हैं, उनके साथ तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रहा है, आपका तो हिंदुत्व वाला एजेंडा है और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है, तो आपके यहाँ तो सेकुलरिज्म तो बिल्कुल मतलब खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली चीज़ ये समझिए कि सेकुलरिज्म जो है वह इंडिया का इथॉस है, लोकाचार। यह जनता जनता जन जन के बीच में ये चीज़ है, यह एक लोकाचार है। और अगर यह लोकाचार है तो यह किसी संविधान या कानून के तहत हमने धर्मनिरपेक्षता स्थापित नहीं किया है। यह सोल ऑफ इंडियन सोसाइटी है, भारत की आत्मा ही है कि जहाँ पर हम हिंदू दरगाह में भी जाता है और मुस्लिम जो है वह यहाँ पर जो है रामलीला और राम मतलब मंदिर में भी वो पार्टिसिपेट करता है। आखिर आप देखिए अयोध्या में जो है राम मंदिर जो बन रहा है उसमें सबसे बड़े जो वहाँ पर वादी थे विरोध में, इकबाल अंसारी, वो खुद इनवाइट किए गए हैं और वो खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यही तो है भारत, यही तो इसका कंपोजिट कल्चर है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं रही। तो हमें केवल संविधान पे, कानून पे, न्यायपालिका पे और सरकार पे ही केवल भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमें भारत की जो जनमानस है, जो भारत की साइकी है, पब्लिक साइकी, हमें उस पर भी भरोसा रखना चाहिए कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी यहाँ पर रहे हैं और हैं। अगर ये हमारा फेथ बना रहेगा तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक जो है परिणाम दिखेगा। और एक चीज़ और हमेशा कहीं पर भी अगर ऐड करना हो कि राजनाथ सिंह ने खुद जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में ये बोला कि जब पूरी दुनिया में आईएसआईएस में लोग भर्ती हो रहे थे, भारत इकलौता ऐसा देश था जहाँ पर मुसलमानों की तीसरी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आईएसआईएस में सबसे कम भर्तियाँ अगर किसी देश से हुई हैं तो वो भारत से हुई है। इसका मतलब है कि भारत जो है इन सब मामलों में बड़ा टॉलरेंट रहा है।
तो आप वहाँ पर बताइए कि जो मुद्दे आ रहे हैं, चूँकि पॉलिटिकल जो राइवलरी है, जो वहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उनकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर विजिबल हो रही हैं, लेकिन हमारा जो सोल है वह हमारा सेकुलर है। हमें इस तरीके से स्टैंड रखना है। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था। सर हाँ सर अगर सर वो ये पूछते हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी पर्सनल आस्था कितना हावी होती है, कितना, जैसे कि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कई बार कि हाँ मैं ऐसा हिंदू मुस्लिमों की टोपी नहीं पहनूंगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं। हाँ तो बिल्कुल पर्सनल आस्था कितना वो करती है सर, मैटर बिल्कुल करती है इन ज़रूर, सब ये चीजों में? एकदम सही है कि आपका जो व्यक्तिगत आस्था है वो अलग है, और एक राज्य के प्रतिनिधि, आप जब प्रशासक बनेंगे तो प्रशासक के रूप में जो आपकी सार्वजनिक भूमिका है, पब्लिक ड्यूटी है, वहाँ पर आप किसी भी तरीके से न किसी धर्म के साथ आप भेदभाव करेंगे, न किसी तरीके का आप वहाँ पर जो है दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत आस्था है, न तो आप उसको प्रभावित होने देंगे और न किसी अपनी व्यक्तिगत आस्था को आप किसी पर थोपने का प्रयास करेंगे। ये आपको बड़ा क्लियर वहाँ पे रखना है। अगर योगी जी ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो क्या आप हिंदू हैं तो हिंदू बनने के लिए किसी को मजबूर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। आप वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत आस्था अपने साथ रखिए, उसके लिए हर कोई स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार देता है, वहाँ हम सब फ्री हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति जो है, ये इस चीज़ को तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे जब आप पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से भारत की तुलना करेंगे। जैसे पश्चिम में आपको हम बता दे रहे हैं तो उसे आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिको जैसे देश में वहाँ पर तो नियम इस तरीके का है कि क्रॉस का निशान आप पब्लिक लाइफ में आप नहीं पहन के जा सकते हैं। फ्रांस वगैरह में तो स्थिति यह है कि रिलीजन जो है वो आप पब्लिक लाइफ में कैरी नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस में कैरी, मतलब राज्य व्यक्तिगत जीवन में आपके इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अपना धर्म जो है जो भी मानना है मानिए, लेकिन धर्म सार्वजनिक जीवन में वहाँ पर जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी धार्मिक चिन्ह लेकर आप, अगर धार्मिक प्रतीक लेकर आप सार्वजनिक जीवन में पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं तो सरकार वहाँ पर कानून बनाकर उसको रोक सकती है। ये सब वहाँ पे है। तो इसको रिस्ट्रिक्टिव सेकुलरिज्म कहते हैं, प्रतिबंधात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। लेकिन भारत क्या है, रिलीजियस जो है फ्रीडम की गारंटी देता है, और रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी हर व्यक्ति को देता है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को देता है। मुख्यमंत्री को भी देता है, प्रधानमंत्री को भी देता है, और आम आदमी को भी देता है। तो एक व्यक्तिगत आस्था के रूप में आप अपने धर्म को कैरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप वहाँ पर सेकुलर हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ आपके लिए हर धर्म के लोग एक जैसे हैं। ये स्टैंड रहना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है यूपी से रिलेटेड, किसी के अगर दिमाग में हो? क्योंकि लगभग सारी सर चीज़ें। हाँ शुभम। सर रिसेंटली सर यूपी गवर्नमेंट से एक स्कीम भी आई है जिसमें सर वो अनाज से बने मादक पदार्थों को सर उनका वो बढ़ाना चाहती है, जैसे कि सर उनकी एक्सेस स्टेशन तक उनके तक अलाउड कर दी जाएगी। तो सर ये सोशियो इकोनॉमिक जो सर कंडीशन उसको हार्म नहीं करेगी है? किस चीज़ को एक बार फिर से बोलिएगा। सर यूपी गवर्नमेंट जो सर नई पॉलिसी है अल्कोहल को लेकर के, हाँ हाँ सर उसमें उन्होंने बोला है कि हम अनाज से बने अल्कोहल को प्रमोट करेंगे, इवन स्टेशन तक में, रेलवे स्टेशन तक में उनकी सेलिंग अलाउड की जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि आप जो है जो लिकर शॉप हैं वहाँ के बाहर आप जो है ड्रिंक ले सकते हैं, वो अलाउ वहाँ यस पर सर। किया गया है, ऐसा वहाँ पर है। तो उसके पीछे भी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर। अब इसमें हमारे सामने दो एग्जांपल रहेंगे, एक बिहार का एग्जांपल है, एक यूपी का एग्जांपल है। बिहार में हमने लिकर बैन वहाँ पर देखा है। तो पहले सवाल तो ये है कि अल्कोहल को लेकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनमें दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी वहाँ पर आती हैं, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के रूप में और एक लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सिचुएशन है, क्योंकि बड़े लेवल पर एक्सीडेंट का रीज़न ये बन रहा है, फैमिली डिसइंटीग्रेशन का ये रीज़न वहाँ पर बन रहा है। तो ये सब मुद्दे वहाँ पर आते हैं इसके प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन ये रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, स्टेट के पास जो लिमिटेड रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनमें से ये एक वहाँ पर रहता है, तो स्टेट इसको प्रमोट करना चाहती है। पहले हमें ये समझना होगा कि बिहार का जो लीकर पॉलिसी है, अगर हम उसको देखें तो बिहार का लीकर पॉलिसी क्या पूरी तरीके से सक्सेसफुल है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ इलीगल तरीके से लगातार जो है लीकर वहाँ पर जो है सेल किए जा रहे हैं, और लगातार वहाँ पर जो है यह देखा जा रहा है कि
जहरीले शराब की वजह से बहुत से डेथ वहाँ पर हुए, बिहार में ऐसे भी इंसिडेंट वहाँ पर आए। तो अगर हम कोई भी काम अगर हम फोर्स के थ्रू करते हैं तो उसका जो रिजल्ट वहाँ पर निकल के आता है वह कई बार पॉजिटिव हमारे पास नहीं आता है। तो ये जो लीकर यहाँ पर है, लीकर को लेकर कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है कि लीकर लेने के बाद आदमी जो है आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ माइंड वहाँ पर पूरी तरीके से हो जाएगा, या पूरी तरीके से जो है वह अपने नर्व्स पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है कि लीकर जो है वह एक ऐसा जो है लाइफस्टाइल का पार्ट है जो नेचुरली एक्सेप्टेड है आज के समय में वहाँ पर। और भारत के अधिकांश हिस्सों में लीकर बैन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये अलग बात है कि गांधी जी ने कभी किसी समय में बोला था, वो ये भी कोट कर सकते हैं, लेकिन जिस दौर में उन्होंने बोला था, जिस लिए उन्होंने बोला था, आज की सोसाइटी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 जो हमारा है, राइट टू चॉइस की भी बात करता है। तो सरकार जब भी निर्णय वहाँ पर लेती है तो वह व्यवहारिकता को देखकर लेती है कि क्या हम इसको पूरी तरीके से रोक पाएंगे। अगर जिस चीज़ को हम रोक नहीं पाते हैं तो हमें और उसे मैनेज करने पे फोकस करना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल करने पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो अभी जो है जिस तरीके की पॉलिसी वहाँ पर बनाई गई है कि आप जो है जो भी वहाँ पर मतलब शॉप वगैरह हैं वहाँ पर आप रहिए, वहाँ पर मतलब लीकर ले सकते हैं। तो उस पॉलिसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि वो लीकर शॉप जो है वह खुद प्रोवाइड करेगा वहाँ पर, कि कोई एक प्लेस हो जहाँ पर वो बैठकर इस तरीके की चीज़ें कर सकें। क्योंकि अभी क्या था कि इसकी वजह से जो है वहाँ पर बाहर जो है बहुत मॉब इकट्ठी हो जाती थी लीकर शॉप के बाहर, और वहाँ पर जो है आने जाने वाले लोगों के सामने बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होता था। तो अगर इस तरीके का वहाँ पर फैसिलिटी क्रिएट हो जाता है कि लीकर शॉप खुद वहाँ पर जो है उनके रहने की व्यवस्था, मतलब उनके बैठने की व्यवस्था वहाँ पर कर देते हैं, तो इस तरीके का इशू वहाँ पर जो है वो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि ये रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रमोट करने की नहीं है कि लीकर को वो प्रमोट करना चाहते हैं, बल्कि उसको रेगुलेट करने चाहते हैं कि इससे जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर, कि जो भी लीकर शॉप है वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी वजह से वहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो लीकर बैन करें और या फिर लीगल जो लीकर पॉलिसी उसको रेगुलेट किया जाए। तो ये रेगुलेशन का एक तरीका है। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे, हैंड रेज किया आपने, शुभम। सर उसमें सर एक एक्सेस की बात आती है कि सर आप पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल करा रहे हैं चीजें, जैसे सर रेलवे स्टेशन पे, ये कितना सर सही होगा? ठीक है कि यहाँ पर जो है अभी तक ये बड़ा इशू था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक बार जो है डिसीजन यहाँ पर आ चुका है कि जो हाईवे वगैरह हैं उनसे ज़्यादा दूरी पर वहाँ पर बनाकर रखा जाए। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि हाईवे वगैरह पे अगर ये होती है और वहाँ पे लोग ड्रंक करते हैं तो जो हिट एंड रन केस है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो हाईवे के लिहाज से उनको रोकने की कोशिश वहाँ पर किया गया था। पब्लिक प्लेसेस पे जो है इस तरीके की एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर, तो इसके दो वहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि इससे जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो वहाँ पर जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर रेवेन्यू हो पाएगा, क्योंकि ऐसे जगहों पर जो है लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता था अभी तक, और ये एक्सेसिबल अब अगर होगा वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर ये है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम वहाँ पर है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो पब्लिक नॉनसेंस भी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बढ़ेगी। तो ये कहीं न कहीं जो है एक कंसर्न का इशू हो सकता है, लाइन ऑर्डर का इशू यहाँ पर हो सकता है। अगर इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की पॉलिसीज़ वहाँ पर ला रही हैं सरकार, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी मेज़र हैं वो हमें टाइटन वहाँ पर करने होंगे। लेकिन जो एक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन हमारा है वो हमें जो समझना है कि क्या गवर्नमेंट फोर्सफुली जो है इन सब चीज़ों को रोक सकती है, पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है? तो जवाब यहाँ पर नहीं ही होगा। बाकी तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना पॉलिसी है। बिहार बंद कर रहा है, यूपी नहीं बंद कर रहा है, यूपी प्रमोट कर रहा है। दिल्ली में जो है वहाँ पर जो है एक के बदले एक फ्री वहाँ पर मिल रहा था।
केरल में आप जाएंगे, वहाँ सॉफ्ट लीकर का कंसेप्ट है कि अल्कोहल कंटेंट को कम करने की बात वहाँ पर की जाती है। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग पॉलिसी है, तो हम इसको रोक नहीं सकते। लीकर बैन पूरी तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीजनल लेवल पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो वह करे। पब्लिक प्लेसेस पर अगर इसको अलाउ किया जा रहा है, चूँकि ये हर जगह अलाउ है, हर जगह एक्सेसिबल है, अगर किसी को भी अगर इसको लेना है तो वह हर जगह ले सकता है। अगर हम इसको रोक नहीं सकते हैं तो हर जगह अरेंजमेंट वहाँ पर लोग कर लेते हैं। हमें इसको रेगुलेट करना होगा। अगर पब्लिक प्लेसेस पे ये किया जा रहा है तो सिक्योरिटी मेजर हमें टाइटन करने होंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष, आपका सवाल है। सर हेलो। हाँ 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 सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी जो रिसेंट इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी के, उसमें उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट से क्वेश्चन ये पूछा गया है हाँ कि जैसे कि आप अगर एसपी होते तो आप विकास दुबे केस में क्या करते? तो इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन है, एक तो सर जैसे हाँ कि एसपी बिल्कुल। होते तो आप विकास दुबे केस में क्या करते सर? हाँ ठीक है। अब वहाँ पर जो मूल मुद्दा था कि विकास दुबे का जो केस आया हुआ था, या इस तरीके के जो माफिया के केस आते हैं, वहाँ पर पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि विकास दुबे ने जो है उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। तो पुलिस के लोग वहाँ पर मारे गए थे। और किसी भी देश या राज्य में अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का मोराल डाउन होता है तो आपका पूरा का पूरा लाइन ऑर्डर ब्रेक हो जाता है। तो ये पहली चीज़ है जीरो टॉलरेंस, कि उसमें कहीं किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना है। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब आपका क्या है वहाँ पर? मतलब ये है कि उनके खिलाफ जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं वो लिए जा सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन से आपका लेना देना क्या, मतलब क्या है? तो पहला हमेशा ये एफर्ट होना चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार वहाँ पर किया जाए, उनके नेक्सस को एक्सपोज किया जाए। तो अगर आप वहाँ पर होते तो आप विकास दुबे को पकड़ते, आप जो है उनका इंट्रोगेशन वहाँ पर करते और उनको एक्सपोज वहाँ पर करते। सवाल ये है कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? वो एक तरीके का ब्लफ है वहाँ पर, कि आप गाड़ी पलटाते या नहीं पलटाते। अब सवाल ये है कि आप जो है यहाँ पर जो थ्योरी हमारे यहाँ पर चल रही है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर उनका इनकाउंटर किया, हम इस चीज़ को क्यों एडमिट करें वहाँ पर? जब ये जुडिशियल जो है उस पर इंक्वायरी भी हो चुकी और वहाँ पर गवर्नमेंट को क्लीन चिट दिया जा चुका है, तो स्वाभाविक बात है कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई वहाँ पर जो है उनका गाड़ी जब भी वो किसी वजह से पलटा होगा, वो भाग रहे होंगे और वहाँ इनकाउंटर में वो मारे गए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ गया कि अपराधी आपके बाद से भाग रहा है और आप वार्न कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी आपके पास जो विकल्प हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद अंतिम विकल्प आपका फायर करना है, तो आप फायर करेंगे। पुलिस मैनुअल में बोला ही गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल जो है वो भाग रहा है तो आप पहले तो हवाई फायरिंग करेंगे। अगर वो नहीं रुक रहा है तो आप लैंड वहाँ मतलब उसके वहाँ पर जो है पैर पे जो है गोली लगाएंगे, शरीर के किसी अंग पे, जिससे कोई दिक्कत वहाँ पर न हो। और तीसरा जो है वहाँ पर जो है अगर उसके बावजूद नहीं वहाँ पे, तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप वहाँ पर गोली चला सकते हैं उसको। तो ये एक पुलिस मैनुअल ही बना हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा फर्स्ट चॉइस इनकाउंटर, इनकाउंटर बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। ये तो लास्ट चॉइस है कि अगर सेल्फ डिफेंस में ज़रूरत पड़ी तो इनकाउंटर भी कर सकते हैं, और ये तो बोला ही गया है आपको। पहले आप बताएंगे कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे ये जानकारी लिया जाए कि उसका नेक्सस क्या है। हम अपना तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर इस तरीके से रखेंगे। तो क्या आप इनकाउंटर करेंगे? तो आप बताएंगे इनकाउंटर हमारा फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं रहेगा। हम तो, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होता है तो हमें काफ़ी जानकारियाँ वहाँ पर मिल सकती हैं, और अगर वो सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी होगा तो फिर इनकाउंटर तो हमारे पास ऑप्शन है ही, बिल्कुल हम लेंगे वहाँ पर। ये किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा अभी क्या है, किसी ने पूछा है कि यूपी का जो एजुकेशन मॉडल को कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल, पहले इसके बारे में समझ लेना होगा। दिल्ली का जो है जो पॉपुलेशन है वो कम है, मतलब रिलेटिवली यूपी के। दिल्ली जो है वहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर रहे। तो इस वजह से, और अर्बनाइजेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरिया में वैसे ही जो है जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो इसके एजुकेशनल जो सिस्टम है इसके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत से एरिया रिमोट एरिया हैं।
आप अगर तराई बेल्ट में जाएंगे, फ्लड प्रोन एरिया में जाएंगे, वहाँ पर तो दिक्कत ये हो जाती है कि बाढ़ आया और पूरा का पूरा विद्यालय ढह गया, वहाँ पर बह गया वहाँ पर। तो वहाँ अलग तरीके की प्रॉब्लम है। तो हमें इस तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल और यूपी का एजुकेशन मॉडल। दिल्ली में एजुकेशन मॉडल को हिट करना, वहाँ पे सफल बनाना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि उनके पास एक बेस वहाँ पर बहुत पहले से मजबूत है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है और डाइवर्स जोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इसके लिए काफ़ी एफर्ट लेने की ज़रूरत है और ओवरऑल यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है चीज़ों को। दूसरा, यूपी में रूरल एरिया बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर सोशल माइंडसेट अभी भी चेंज करना एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को लेकर, वो एक बड़ा टफ टास्क है। जबकि दिल्ली के अर्बन एरिया में वहाँ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ऑलरेडी वहाँ के पेरेंट्स को और लोगों को मालूम है। तो ये भी वहाँ पर एक बड़ा टफ टास्क यहाँ पर रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है यूपी में जो है शिक्षण संस्थान बहुतेरे हैं, यहाँ पर बहुत से खोले गए हैं। लेकिन उसमें जो है जो प्रॉब्लम वहाँ पर देखी जा रही है यूपी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पर देखी जा रही है। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात वहाँ पर करें, तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो बच्चों का इनरोलमेंट रेट है वो तो ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पर यूपी में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह क्या है? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास जो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनिएट टीचर की ज़रूरत है, तो पॉपुलेशन और टीचर रेशियो आपका बेहतर नहीं है। ऐसे में कई जगहों पर यह देखा जाता है कि पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास सरकारी स्कूलों में एक ही कोई टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है, टीचर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वहाँ पर जो है देखा जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन आम लोगों के जो है वहाँ पर क्षमता से बाहर है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। फिर अगर इंटरमीडिएट लेवल पर देखें, तो वहाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ ड्रॉप आउट रेशियो जो है बढ़ जा रहा है। वहाँ तक जो है लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है कॉलेज लेवल तक, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर कमज़ोर हो जा रही है। तो उस लेवल पर काम करने की वहाँ पर ज़रूरत है। फिर वहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन में जो रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपोजर, इन पर जो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो अभी वहाँ पर जेनरिक तरीके से ही देखा जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन की बात करें, तो जिस तरीके से डीयू है, जेएनयू है, ऑलरेडी दिल्ली में जो है वो सबसे बेस्ट जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी है, सब एम्स है, हर तरीके की चीज़ आपका जो है वो आपको दिल्ली में मिल जाता है। लेकिन अगर आप यूपी की बात करें, तो यहाँ पर जो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे कॉलेज, वह कई वजहों से जो है उनका जो एक बड़ा प्रभाव रहा है। जैसे प्रयागराज को जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। लेकिन 80s के डिकेड के बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंगेजमेंट इसमें स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर जो है वह पोलिटिसाइजेशन इस तरीके से वहाँ पर कर दिया। और जिस तरीके से मैनेजमेंट वहाँ पर इशूज़ आए इन कॉलेजेस में, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर जो है इनकी क्वालिटी डिग्रेड करती गई। तो इसकी एक बड़ी वजह रही कि इनकी जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है यूपी की। तो इसको दिल्ली के साथ आप कंपेयर करेंगे ही क्यों? दिल्ली के साथ कंपेयर करना ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों लेवल पे ये इश्यूज़ हैं और इन पर काम करने की ज़रूरत है कि हमें जो है यहाँ पर एक हेल्दी एजुकेशनल अगर इन्वायरमेंट लेकर आना है, तो हमें जो है इसके लिए अलग से एफर्ट करना होगा। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को करना होगा। हाँ, हैंड रेस किया किसी विपिन। सर मेरा प्रश्न ये है कि पूछा जा सकता है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, हाँ और तो क्या ये पार्टी अपने रूलिंग पार्टी जो है विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है? और ठीक सर है। दूसरा है इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ कि क्या इंडिया नाम रखा जा सकता है, देश के नाम पर किसी गठबंधन का नाम हो सकता है? ठीक है। तो पहला सवाल, अगर हम जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनकी हम बात करें, तो पहली चीज़ ये है कि सेंट्रल एजेंसीज़ जितनी भी रही हैं, वो हमेशा से जो उनका ड्यूटी रहा है वो वहाँ पर काम करती रही हैं। तो अपोजिशन में कोई भी रहेगा, कल को अगर बीजेपी थी तो वो भी ये आरोप लगाती थी कि सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज किया जा रहा है।
तो कोई नया फिनोमिना नहीं है यहाँ पर। सेंट्रल एजेंसीज़ के ऊपर हमेशा इस तरीके का वहाँ पर एलिगेशन लगाया जाता रहा है। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज़ जितनी भी होती हैं वो आपको क्लियर बताना है कि वो कुछ फैक्ट फिगर के आधार पर, कुछ एविडेंस के आधार पर वहाँ पर वो एक्शन लेती हैं। और ये बात साबित होती है कि जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कोर्ट भी जो है अगर इस चीज़ को वहाँ पर एक्सेप्ट करती है, जैसे बहुत से जो है अपोजिशन पार्टी के लोग प्रिजन में हैं, जेल में हैं, और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है जुडिशरी जो है वो बेल वगैरह वहाँ पर अलाउ नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जुडिशरी भी इस चीज़ को एडमिट कर रही है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फाइंडिंग हैं जो वहाँ पर सॉलिड कंक्रीट जो है एविडेंस के रूप में है, जो उनके खिलाफ जो है ये आधार बनाते हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो जब भी काम करेंगी तो अपोजिशन तो हमेशा ये आरोप वहाँ पर लगाएगा ही कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे तो सेंट्रल एजेंसीज कभी भी अपोजिशन के खिलाफ कोई भी डिसीजन मतलब कोई भी एक्शन वहाँ पर लेगी ही नहीं। तो ये पहले कहना कि सेंट्रल एजेंसीज जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर ही काम करती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ जो है कि लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका जो है जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो इंश्योर करने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर ये देखा जाता है कि सेलेक्टिव जो एक्शन है उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। मुद्दा ये नहीं है कि अपोजिशन को टारगेट किया जाना, मुद्दा ये है कि अपोजिशन को टारगेट तो किया जा रहा है लेकिन रूलिंग पार्टी के भी कोई सपोर्टर है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस वजह से कि वो सिलेक्टिव वहाँ पर तरीके से सेंट्रल एजेंसीज जो हैं विदाउट फैक्ट फिगर जो है कहीं पर भी जो है एक्शन नहीं ले सकती हैं। हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में बिलीव रखना होगा कि अगर गलत तरीके से वो किसी के पीछे लगी हुई है तो कोर्ट वहाँ पर है, हमेशा उससे हमें अपने आप को पीछे नहीं करना है। और अगर आप मतलब आप लोग खुद होंगे, अगर आप में से कोई जो है सेंट्रल एजेंसी में काम कर रहा होगा, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, तो आप खुद ही देखेंगे कई बार आप लोगों के ऊपर ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल प्रेशर, आपको नाम दिया गया और आप खुद वहाँ पर देखते हैं कि हाँ बहुत सी रेगुलरिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जो है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अपोजिशन पार्टी के लोगों पे तो आप एक्शन ले लें लेकिन रूलिंग पार्टी के लोगों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उसका रीज़न है कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वह सेलेक्टिवली जो है एक्शन ले रही हैं। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ पर। तो आप मतलब क्लियर रखेंगे सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो जो है अपने हिसाब से वहाँ पर निर्णय लेती हैं, डिसीजन लेती हैं, और अगर कोई भी चीज़ गलत है तो वहाँ पर जुडिशरी है। तो हम इस तरीके से वहाँ पर अपना स्टैंड लेंगे। हाँ विपिन। सर, ये जो प्रश्न है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है तो इसको हमें अपना स्टैंड रखना है कि हाँ फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है हाँ यहाँ ये तो पर। सब जानते हैं, ये तो जुडिशरी ने भी बोल दिया है। जब हमने सीबीआई को जो है ये बोला कि वो तोते मतलब पिंजरे का तोता है, तो ये अपने आप में यह क्लियर है कि ये सबको मालूम है कि वहाँ पर फंक्शनल, और बार बार कई कमीशन आ चुके हैं, कई जुडिशियल वर्डिक्ट आ चुके हैं, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी के लिए तो काम करना ही चाहिए। यस सर, थैंक यू। अभिषेक। सर, इंडिया गठबंधन वाला जो हाँ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम किसी चीज़ पे रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के नाम पर रखी गई तो इसका क्या मतलब, इसको रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे? तो इंडिया जो है ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरीके का नहीं लगाता है कि आप इंडिया या भारत के नाम पर किसी तरीके का, बस पॉलिटिकल पार्टीज़ और अलायंसेस के लिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वहाँ पर बोला गया है कि आप सेकुलरिज्म में बिलीव करेंगे, आप सोशलिस्ट जो हमारी फ़िलासफ़ी है उसमें बिलीव करेंगे, और आप जो है मतलब देश की सावरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए जो है वहाँ पर आप काम करेंगे, तो आप पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और यही सेम चीज़ अलायंस के लिए कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रोविज़न है हमारे यहाँ। तो अलायंस भी अगर कोई बनाया जा रहा है तो कोई भी अगर नाम रख रहे हैं तो इसमें कहीं कोई मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर, ये भारत और इंडिया का जो विवाद है कि इस पे क्या स्टैंड रखें हम लोग, दोनों नाम होना चाहिए या एक ही? नहीं, दोनों नाम जैसे हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने शुरुआती दौर में दोनों नाम रखे, तो ये एक व्यवहारिक कारण भी था ना कि जो है भारत के बाहर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिस नाम से दुनिया जानती थी।
हम अगर उस नाम को कैरी रख रहे हैं तो ये कोई गलत यहाँ पर विषय नहीं है कि हम जो है इंडिया के नाम से उसको, क्योंकि हमको किस रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ये बड़ा मायने रखता है। अगर हम कल को संविधान में संशोधन करके इंडिया वर्ड हटा दे रहे हैं तो ये हमारा डिसीजन है। अगर पब्लिक ये चाहती है, मतलब पब्लिक ने जिन लोगों को चुना है, अगर वो उस शब्द को हटा रहे हैं और पब्लिक को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो संविधान संशोधन की शक्ति तो है ही सरकार के संसद के पास, तो कल को वो शब्द हटा सकते हैं। कल को हमें ये लगा था कि ये शब्द का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है इंडिया को मतलब एज अ कंट्री जो है हमें दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो असुविधा कोई इनकन्वीनियंस न हो, इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया हुआ था। अगर आज ये वर्ड हटा भी दिया जाता है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया या भारत वह एक ऐसे कंडीशन में है कि जहाँ पर वो अपने आप अपनी खुद की ब्रांडिंग खुद कर सकता है अपने किसी भी नाम से। इंडिया और भारत से अलावा कोई तीसरा नाम रख ले, हिंदुस्तान नाम रख ले, तो भी वो ब्रांडिंग कर सकता है। ये तो शुरुआती दौर के लिए हमने किया था और सही डिसीजन, बिल्कुल गलत नहीं था यहाँ पर जो संविधान निर्माताओं ने किया था, तो हम बिल्कुल वहाँ पर एग्री करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और भारत जो है इसमें क्या इंडिया को हटा देना चाहिए, तो आप वहाँ पर अपना बात स्पष्ट रखिए कि सर मुझे लगता है कि ये सही है इंडिया और भारत जो है शब्द, क्योंकि इंडिया लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है और दुनिया में जो है सभी लोग इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई डिबेट होना चाहिए कि इंडिया और भारत जो अलग अलग चीज़ें हैं, हमें दोनों को पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। हमें कोई यहाँ पर जो है शब्द हटाने, क्योंकि सरकार का भी कोई एजेंडा नहीं है फिलहाल, सरकार भी हटाने वाली नहीं है इंडिया शब्द को। जी सर, एक क्वेश्चन और कि क्या भगवान राम को आदर्श पुरुष माने या भगवान माने? अगर आदर्श पुरुष मानते हैं तो क्या सभी आदर्श पुरुषों को भगवान का दर्जा दे देना चाहिए? नहीं, हम ये कहेंगे कि हम जब भी किसी को भगवान मानते हैं तो भगवान मानने का हमारा सेंस क्या है कि हम जो है हमेशा उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं कि वो उनके आचरण, उनके व्यवहार जो है वो वहाँ पर हमारे लिए स्वीकार्य होने चाहिए। तो अगर हम जो है मतलब आप अपने हिसाब से कह सकते हैं भाई हमारे आस्था के विषय नहीं है कि भगवान के रूप में हम उनको देखते हैं, लेकिन हम एक आदर्श पुरुष के रूप में राम को ज़्यादा देखते हैं। आदर्श पुरुष क्यों हम देखते हैं? क्योंकि राम ने बहुत सी चीज़ें अपवाद को छोड़कर, वो अपवाद में आने की कोशिश करेंगे, सीता प्रसंग उठाएंगे, लव कुश प्रसंग उठाएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो राम ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की। भाई उन्होंने जो है रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उन्होंने किसका साथ सहयोग लिया? पूरे भारत का सहयोग लिया। वहाँ पर जो है अगर आप जो है जिनको आप बानर कह रहे हैं, रिच कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, तमाम तरीके, तो बेसिकली वो ट्राइबल्स पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट, जो समाज का सबसे वीकर सेक्शन था, उन्होंने राम को राम बनाया। राम इस चीज़ के सिंबल है कि राम मतलब कि एक तरीके से इंडिया के सिंबल हैं कि उनको राम बनाया किसने, राम को जीत हासिल किसने कराई। अगर वो समाज का वीकर सेक्शन जिसको हम लोग देख रहे थे, एक्सक्लूडेड क्लास जिनको देख रहे थे, तो राम ने उन चीज़ों को वहाँ पर दिखाया। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, जिस तरीके का उन्होंने, एक जो है राजा के रूप में जिस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण, एक आचरण वहाँ पर प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श के वहाँ पर प्रतीक हैं और उनको हम आदर्श के रूप में वहाँ पर मानते हैं। तो ये आपका अपना कॉल है कि आप जो है उनको अगर भगवान के रूप में मानते हैं, तो भगवान और आदर्श पुरुष दो अलग अलग चीज़ें कैसे हो सकती हैं? कोई भी भगवान होगा तो हम उसके आदर्श के रूप में देखते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, क्या वर्तमान में कोई देश या राज्य राम राज्य है, हो सकता है? ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि राम राज्य एक आदर्श है और आदर्श हमेशा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो जबकि यथार्थ क्या होता है, क्योंकि राम राज्य जिस युग की कल्पना करता है जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, तो वहाँ पर जो है सतोगुण जो है, मतलब अच्छे गुण जो है, इथिकल जो लोग हैं, उनकी बहुतायत में संख्या वहाँ पर पाई जाती थी। लेकिन जो हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ पर गुड और इविल जो है दोनों तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हम जो है आज के समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर हमें अच्छे लोग भी दिखाई देंगे और कई जगहों पर अपराध, हिंसा, आतंकवाद, तमाम तरीके की वहाँ पर समस्याएं। तो रामराज हमारे लिए आदर्श है और हम हमेशा उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और हमें कोशिश भी करना चाहिए। वो आदर्श के रूप में ही है, समाज कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू।
ठीक है, फिर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।